आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर व्हेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा, हर सवाल का जवाब देगा धरती और क्लाइमेट से जुड़ा ये खास पॉडकास्ट। ये है अर्थशास्त्र। फर्ज कीजिए कि आपके घर में, गांव में या मोहल्ले में कोई बाघ, तेंदुआ, हाथी या कोई जंगली जानवर घुस आए। वहां के लोगों पर वो हमला कर दे, तोड़फोड़ करने लगे, तो क्या आपको ये पसंद आएगा? जाहिर है नहीं आएगा। और ये ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मानने को सिर्फ मान लिया जाए। आए दिन देश के तमाम हिस्सों से, खासकर वहां से जहां जंगल और इंसानी बस्ती आसपास हैं, ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। Let's get you now this video that's come in from Mumbai of a leopard attacking an old woman. This happened in the Areekode. हो गया काम, फंस गया। अक्सर तेंदुए, बाघ इंसानी बस्तियों में भोजन की तलाश में आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर गाय, भैंस, बकरी या कुत्तों का वो आसानी से शिकार कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच उनका इंसानों से आमना सामना हो जाता है, और ऐसे में कई बार इंसानों पर ये जंगली जानवर हमला कर देते हैं, और फिर इसके बाद जो आक्रोश पैदा होता है वो बन जाता है इन जंगली जानवरों की मौत का कारण। और इस तरह इंसान और जानवर हो जाते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन। यही है मानव और वन्यजीव संघर्ष, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के हिसाब से इसकी परिभाषा है कि मानव और वन्यजीवों के बीच किसी प्रकार का इंटरेक्शन जिसकी वजह से मानव के सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन पर, वन्यजीव आबादी के कंजर्वेशन पर या पर्यावरण पर नेगेटिव असर पड़ता है, उसे मानव और वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस संघर्ष के दौरान नुकसान दोनों का है, मानव का भी और वाइल्ड लाइफ की आबादी का भी। क्योंकि मानव जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसे अपने रहने के लिए विस्तार करना पड़ रहा है, और इसकी भेंट चढ़ रहे हैं वो जंगल जो इन वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है। और यहां मुझे याद आती है जाने माने समाजशास्त्री जीन जैक रोजो की कही बात, जो कहते थे कि प्रकृति मनुष्य की सभी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन कुदरत में यह मादा नहीं है कि वो इंसान की वासनाओं को पूरा कर सके। तो सवाल उठता है कि दोषी कौन है? इंसानों की जरूरत की हद क्या? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि साल 2013 से 17 के बीच में बाघ, तेंदुए, भालू और हाथियों को शामिल करते हुए ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के मामलों में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों से यह बात पता चलती है कि साल 2014-15 और साल 2018-19 के बीच में 500 से ज्यादा हाथियों की मौत हो गई है, और इसमें ज्यादातर मौतें ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हैं। 2021 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF और यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP की एक रिपोर्ट आई थी, जिसका नाम था अ फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से दुनिया में 75% से ज्यादा जंगली बिल्ली की प्रजातियों की मौत हुई है, और 1970 के बाद से ग्लोबल वाइल्ड लाइफ आबादी में औसतन 68% की गिरावट आई है। तो ये आंकड़े काफी हैं ये जानने के लिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे इकोसिस्टम को किस तरह से अनबैलेंस करने में लगा है। तो आज अर्थशास्त्र में मैं अमन गुप्ता खोलूंगा एक नया चैप्टर। बात करेंगे इसी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में विस्तार से, जानेंगे कि कहां से इस टकराव की शुरुआत हुई, कैसे इससे निपटा जाए, और सरकारों के प्रयास इस दिशा में क्या रंग ला रहे हैं, कैसे इंसान और जंगली जानवरों के बीच कोएग्जिस्टेंस बन पाएगा।
ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पर आज मेरे साथ यहां बात करने के लिए मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट डॉक्टर एस सत्यकुमार। डॉक्टर सत्यकुमार ने वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, हैबिटेट मैनेजमेंट और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को लेकर तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इसको लेकर एक लंबी रिसर्च की है। तो डॉक्टर सत्यकुमार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। अच्छा सर, इंसान की फितरत तो ऐसी है कि लड़ता ही रहता है, चाहे इंसान इंसान आपस में हो, चाहे फिर जानवरों की बात हो। और हम देखते हैं कि इंसानों का बड़ा खास रिश्ता रहा है जानवरों के साथ, चाहे वो माइथोलॉजी में देखें हम, चाहे आसपास देखें, इंसानों ने कैसे जानवरों को अपनाया, उनके साथ रहना सीखा। बावजूद इसके उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ गया? ये कहाँ से शुरुआत हुई इस लड़ाई की पूरी? तो आपने सही बताया है कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी, रिलीजन एंड कल्चर में जानवर को अच्छा स्थान दिया गया है। आप देखिए, हमारे मैथोलॉजी में या हमारे भगवान, देवता लोग सबके साथ वाहन के रूप में कोई ना कोई जानवर जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे कल्चर में भी आप देखेंगे, हमारा भारतवर्ष में जंगली जानवर के साथ लोग शांति से को एग्जिस्टेंस, मतलब साथ साथ रहने का बहुत सारा एविडेंसेस हमारे पास है। बट फिलहाल ये जो लेटेस्ट रिसेंट ईयर्स में आप देखेंगे तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मनुष्य और जंगली जानवर के बीच में जो ये संघर्ष है या टकराव है, ये थोड़ा बढ़ता हुआ आया है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस दिन पृथ्वी में मनुष्य एवोल्यूशन होके आया था, तब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। क्योंकि उस समय इंसान जो था प्रिमिटिव स्टेज में था, हंटर गैदरर थे। तो जो चीज हंट करते खा रहे थे, या फल फूल जो मिलता था जंगल में इकट्ठा करके खा रहे थे। जिस दिन वो सेटल्ड हुआ थे एग्रीकल्चर करने के लिए, तब अपनों मवेशियों को जो डोमेस्टिकेट किए थे वाइल्ड से, उसको बचाने के लिए और अपने खेती को बचाने के लिए उन्होंने जंगली जानवर को रोकने के लिए कुछ जब संघर्ष हुआ था, तब उन्होंने उसको रोकने के लिए कोशिश किया। कुछ जानवरों को उन्होंने मारने का भी शुरू किया है। बट डिस्कवरी ऑफ फायर, जब आग को इस्तेमाल करना मनुष्य ने सीखा था, तब से उसको अच्छा इस्तेमाल किया है। जंगली जानवर को हमारे खेतों से बाहर या आबादी के बीच में ना आने से रोकने के लिए आग को इस्तेमाल किया था। बट अब जहां तक अभी 100 साल 200 साल से पहले, मतलब हमारा इंडिया में ब्रिटिश आने से पहले अगर आप देखेंगे, राजा महाराजा लोगों को भी हमारे किसान लोग आके राजा महाराजाओं की शिकायत करते थे कि नुकसान हो रहा है खेत में। तो राजा लोग जाके जहां जहां प्रॉब्लम थी वहां जाके शिकार करते थे। और लोग वो लोग भी तो इस तरह के शौक पाला करते थे कि शिकार वगैरह कर रहे हैं करने का। बट वो शिकार एक था उनका, बट दूसरा था कि जब किसान लोग कंप्लेन करते थे, उसको उनका नुकसान कम करने के लिए भी जाके वो कुछ शिकार उस क्षेत्र में करते थे या उसके आसपास के जंगल में करते थे। ब्रिटिश रूल के टाइम पे देखिए तो हंटिंग भी हुआ करता था इंडिया में और कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता जाए। जैसे कि आप जिम कॉर्बेट साहब की कहानियां देखेंगे तो उन्होंने उत्तराखंड में कितने सारे तेंदुए और बाघ को मारा है, क्योंकि सिर्फ एक ही था मकसद था उनको कि लोगों को जो नुकसान हो रहा था उसको कम करने के लिए किया था। आजकल क्या हो गया है कि हमारा आबादी, जनसंख्या बढ़ रहा है, मवेशियों का आबादी भी बढ़ चुका है। तो हम लोग जंगल जो बचा है उसमें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है हैबिटेट्स का। तो हमारे जानवर से क्या एनकाउंटर जो हो रहा है वो आजकल बढ़ता हुआ जा रहा है। प्लस हमारा जो खेत में जो चीज हम उगा रहे हैं वो हमारे जानवरों को, जंगली जानवरों को खेत की ओर खींच लाता है। जैसे गन्ना या आपने गेहूं लगाया या कोई भी सब्जी लगाए, या आप हमारे गांव में अगर मवेशी होंगे तो वो जंगल को ले जाते हैं चारा के लिए, ग्रेजिंग के लिए, तब भी शिकार हो जाते हैं। या कुछ जानवर हमारे गांव में भी आते हैं उसको, मवेशियों को मारने के लिए। हमारे गांव में बहुत सारे पालतू कुत्ते हैं जो तेंदुआ के लिए पसंद होता है। और हमारे गांव में कुछ ऐसे चीजें हैं जो इन लोगों अट्रैक्टेंट्स बोलते हैं हम लोग। गार्बेज एक तरफ एक हो जाता है जो जानवरों को खींच लाता है, गार्बेज। सो इसको हम पुलर्स बोलते हैं।
जंगल से हमारी ओर खींच लाने का। तो अब इंडिया में, भारतवर्ष में करीब 20% से लगभग हमारा वन क्षेत्र है और 5% है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। बट हमारे बाकी एरियाज में तो हमारा ह्यूमन कोई जोर नहीं है एक तरह से, या ये सब हो रहा है। इसीलिए हमारा ये जो आजकल अच्छा। लेटेस्ट में, इसको एक और कारण भी मैं बताना चाहूंगा आप बोलने से पहले, कि हमारे जो मनुष्य के बीच में जो टॉलरेंस था वो थोड़ा कम हो रहा है। मतलब पहले हम ही बंदरों को खाना खिलाते थे, क्योंकि वो हम उसको भी एक भगवान के रूप में देखा हनुमान जी की तरफ से, तो हमने खाना खिलाए थे। फिर हम ही आज शिकायत कर रहे हैं कि बंदर बहुत परेशान करा रहा हमको, करेक्ट। और दूसरा है कि आप देखेंगे कि ये जो एक समय मैं देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था सर, उसमें तो ये था कि बंदरों को पकड़ने के लिए स्पेशल लोगों को बुलाया जा रहा है जो बंदरों को पकड़ते हैं। और करेक्ट। देखिए, जब हम जंगली जानवर जो जंगल में अपने आप निर्भर करते थे, हमारे ऊपर निर्भर नहीं थे, हम लोगों ने थोड़ा सा खाना खिला के, चने खिला के, कोई केले दे के, हमने मंदिर में आसपास जितना भी हम देते हैं वो, इसीलिए बंदर जंगल जाके खुद खाने का छोड़ दिया और हमारे भरोसे पे वो लोग आजकल कहीं सारी जगह उनका संख्या बढ़ रहा है। अच्छा सर, मैं जैसे आपने जिक्र किया जिम कॉर्बेट साहब का, और उन्होंने तो शुरुआत में उनको बहुत आलोचना भी हुई उनकी कि उन्होंने बड़े पैमाने पर शिकार किया बाघों का और जंगली जानवरों का, लेकिन बाद में उनका एक तरह से कहें कि हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने इनको बचाना शुरू किया और फिर उनके सम्मान में हमने नाम भी रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वगैरह। आपने सही कहा है, क्योंकि उनको उनके अपने दिल में वो परिवर्तन आया है और उसने बंदूक छोड़ के फिर कैमरा लेके थे टाइगर को फिल्म करने वगैरह का। बिल्कुल। अच्छा सर, तो क्या ये माना जाए कि जब अंग्रेजों का दौर था, या फिर मैं कहूँ कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जब हमारे पास बहुत मॉडर्न हथियार आ गए, तब से ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा चरम पर पहुंच गया, तब से हमने और ज्यादा इनको मारना शुरू कर दिया? क्या ऐसा हुआ? नहीं, हमारा 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन चुका था 1972 में। उसके बाद कोई भी हंटिंग लाइसेंसेस, परमिट्स वगैरह सब बंद किए गए थे। जो भी हमारा लीगल शिकार हुआ था वो तो 1970s के पहले की बात है। उसके बाद तो हम लोग रक्षा ही करते आए हैं। 1972 के बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड वगैरह भी हम कम करते आए हैं, नेशनल पार्क सैंक्चुरीज बनाया, रक्षा किया। इसीलिए हम आजकल हमारे वाइल्ड लाइफ बहुत सारे जो एंडेंजर थे आजकल अच्छा स्थिति पे हमने इम्प्रूव किया, दैट इज वन थिंग श्योर। बट अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो जमीन उतना ही है हमारा इंडिया का क्षेत्रफल, और 20-25 तो हमारा परसेंट तो हमारा ये 20% जंगल और 5% इसमें ही है। अगर कहीं हो सकता है कुछ जानवरों का संख्या बड़ा होगा, जैसे कि बंदर है या सुअर है, इनका नुकसान होता है कहीं कुछ जानवर का। ये देखिए, एक जगह पे जानवर का संख्या बढ़ना, ये नहीं हम समझ सकते हैं कि पूरा देश में उनका स्टेटस अच्छा हो गया है कि नहीं, तो कहीं लोकलाइज हो जाता है। तो पहले जो मैं कहना चाह रहा था कि पहले लोग कुछ जंगली जानवर फसल खाने आ जाते थे, उसके कोई परवाह, उसको मतलब वो लोग बड़ा चीज नहीं बनाते थे। आजकल बहुत बताते हैं, क्योंकि गांव के किनारे वाले खेत में कुछ लग जाता था, कुछ जानवर खा के चले जाते थे, वो लोग ज्यादा उसको कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते थे। बट आजकल बहुत शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक थोड़ा बहुत ये जो सहन करने का शक्ति भी हमारा थोड़ा कम होता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि कोई भी किसान अपना खेती करता है, एक साल में उसका कुछ मिलता है, उसमें भी अगर हाथी आके निकाल देता है या बंदर आके खा लेता है तो उसका बहुत दुख होता है। तो आजकल वो इसके लिए वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसे समय बढ़ रहा है और इंसानी घुसपैठ लगातार वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में बढ़ती जा रही है, और जाहिर तौर पर इसकी वजह से जो टकराव की स्थिति बन रही है वो विकट हो रही है। लेकिन ये चीज समझ में हमें आती है कि चलिए वहां पर रहने के नाम पे लोगों ने घर बना लिए या फिर खेत बना लिए, उनमें घरेलू जानवरों की अपनी चराई का काम कर रहे हैं, या टूरिज्म के नाम पर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर हो, ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन मैं पढ़ रहा था तो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है जो ये कहती थी क्लाइमेट चेंज का भी इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है?
हाँ, हमारे पास 2-3 शोध का रिजल्ट्स है हमारे पास। जैसे हिमालय के क्षेत्र में हम लोगों ने एक जानवर है एशियाई काला बालू या हिमालयन काला बालू बोलते हैं, उसके बारे में वो जो जाड़ों के महीने में हाइबरनेशन करता है, मतलब 3-4 महीने के लिए वो बिल्कुल अपने गुफा में या जमीन के अंदर एक डेन बना के उसमें सो जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं। ये उनका नेचुरल बिहेवियर है। बट हमने जब 7-8 भालुओं पे जीपीएस सैटेलाइट कॉलर लगाए थे और ट्रैकिंग किया, इनका जो जाड़ों के महीने में जो हाइबरनेशन होना का समय है वो अभी एवरेज हो गया 65 दिन के आसपास आ गया है। पहले जमाने में 100 दिन या 120 दिन, 4 महीने 3 महीने के लगभग वो बिल्कुल नहीं दिखाई देते थे। आजकल वो इसका वजह ये हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जाड़ों के महीने में जो बर्फ गिरती है वो कम होने लग रहा है धीरे धीरे। और हमारे जंगल के बाहर के जो लोग खेती कर रहे हैं या उनके पास जो भी खाना के लिए है, तो बालू उस समय सोने के बजाय वो एक तरह से उनका पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। सिक्किम में भी 2009 में बहुत सारे घटनाएं हुए थे काला बालू की वजह से। जब हमने देखा तो उस साल ड्रॉट ईयर घोषित किया गया था। उस साल वो 40-50 साल के बीच में 2009 में बिल्कुल कम बारिश हुई थी उस राज्य में। वहाँ क्या बोलते हैं, हैबिटेट अच्छा है, लोग भी अच्छी तरह से रहते हैं, और वहां भी भालू सब बाहर आके नुकसान किया, हमले हुए लोगों के ऊपर। इसको भी हम सोच रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, क्योंकि उस समय बरसात कम होने की वजह से जंगलों में उनके लिए जो आहार मिलना था, जैसे फ्रूट्स है, फल है और उनका कुछ पत्ते, वो सब नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, इसीलिए वो बाहर आए होंगे। सो क्लाइमेट चेंज का रीजन है। बाकी अच्छा, भालुओं की बात की आपने, मध्य प्रदेश में भी एक ड्रास्टिक चेंज आया है, यहाँ पर भी कई भालू पाए जाते हैं। वहां पर तो काफी जंगल है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो जंगलों का राज्य कहा जाता है। वहां पर इस चेंज का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, वहाँ क्लाइमेट चेंज का असर कम पड़ रहा होगा, बिकॉज उसके लिए स्टडी कुछ नहीं हुआ। बट उसमें एक चीज अच्छा है, मध्य प्रदेश के जंगल में लोग जो रहते हैं, ट्राइबल लोग और बाकी लोग रहते हैं, वो जंगल से बहुत सारे चीज कलेक्शन करते हैं। जैसे महुआ की फ्लावरिंग टाइम और फ्रूटिंग टाइम में लोग जाके इकट्ठा करते हैं, वो उनका लाइवलीहुड है, उनको उनके इनकम मिलता है उसमें। उस समय जब यही चीज को भालू भी पसंद करता है, महुआ का फ्लावर्स और फ्रूट्स, तब जो दोनों मनुष्य और जंगली जानवर एक ही चीज पे निर्भर है और एक ही समय में जंगल में उसको कलेक्शन करने में या इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे तो टकराव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि खासकर अगर कोई भालू अपने बच्चे के साथ है तो अपने बचाव के लिए हमला कर देता है। और लोग भी कलेक्शन करने में इकट्ठा नहीं जाता है, अलग अलग हो जाते हैं जंगल में अकेले में, तो सरप्राइज एनकाउंटर्स अच्छा हो जाते हैं। अच्छा, भारत में अगर मैं पूछूं सर, तो कौन से जानवरों से ज्यादा टकराव होता है इंसानों का? क्या कुछ आंकड़ा है इसको लेकर कुछ? हाँ, जैसे हमारा हाथी, टाइगर, तेंदुआ, ये तो 3, और जैसे हमारा बंदर, सुअर, ये सब चीज हमारा टॉप 5 में आ जाते हैं जो हमको नुकसान करते हैं। जैसे आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। 2009 और 2019 के बीच में करीब 10-12-11 साल में 16 राज्यों में 4,600 लोगों का मृत्यु हुई हाथी और मनुष्य के बीच में जो टकराव की वजह से। और 1000 लोगों की मृत्यु तो 2016 और 18 के बीच में ही हुआ। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ, 800 से ज्यादा लोग, उड़ीसा में 780 लोग का लगभग, असम में 700 लोग, झारखंड में लगभग 700 लोग। और इसी के साथ साथ मतलब 2014-15 से लेके 2018-19 तक कम से कम 500 से ज्यादा हाथी मर गए थे। जैसे खेत के बारे में वो जो लाइव वायर तार, बिजली का तार लगाते हैं जंगली जानवर को, उसमें इलेक्ट्रिकेशन एक्सीडेंट्स, हाथी को मर जाते हैं। और गैर कानूनी शिकार या पॉइजनिंग और एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स में भी मरते हैं। अगर आप टाइगर को देखेंगे तो 18 राज्यों में वो पाया जाता है, मगर 11 राज्यों में ये कॉन्फ्लिक्ट का डेटा है हमारा, रिपोर्टेड है। 2010 और 18 के बीच में कम से कम 330 लोग का मृत्यु हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, 96 लोग
इसी समय में, और महाराष्ट्र में 70, उत्तर प्रदेश में 62 और मध्य प्रदेश में 50 से आसपास लोग। और उसी समय 750 के लगभग टाइगर्स भी मर चुके हैं 8 साल के बीच में, 2012 से 20 में। ये भी पोचिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड रिटेलिएटरी किलिंग्स जो बोलते हैं, जब और उसका जो मवेशी को मारा था उसमें विष डाल देते हैं, तो जो टाइगर या तेंदुआ खाएगा उनका डेथ भी हो जाता है। ऐसे तेंदुआ को आप देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य में 285 लोगों का गुलदार बोला जाता है वहां पे, गुलदार वो मृत्यु हुए हैं, और 1000 लोगों का घायल हुए हैं 2001 से 16, मतलब ये 15 साल के बीच का डेटा है। पश्चिम बंगाल में भी 17 सालों में करीब 775 लोगों का के ऊपर हमला हुआ था। ऐसे हिमाचल में, गुजरात में ऐसे ऐसे कुछ हैं। सेंट्रल इंडिया में और दक्षिण भारत में जो भालू है, जो स्लॉथ बेयर बोलते हैं, वो भी नुकसान बहुत करता है। अच्छा सर, आपने बात की हाथी की, और हाथी की तो जो पिक्चर है हमारे सामने ऐसे दिखाई जाती है कि कितना शांत स्वभाव का जानवर है। हाथी मेरा साथी गाना है, क्या समझते हैं आपकी हाथी वाकई इतना शांत जानवर है, वायलेंट है, या फिर इंसानों की घुसपैठ की वजह से ये सब टकराव हाथियों से ज्यादा हो रहा है? देखिए, हमारे लिए तो हाथी भगवान है। हाथी को जेंटल जाइंट बोलते हैं हम लोग। वो इतना समझदार इंटेलिजेंट जानवर है। वो बिल्कुल हमको हमारे ऊपर हमला करने का उनका कोई मतलब ही नहीं, उनका यही नहीं। वो अपना जीवन चलाना चाहता है, बस। वो लोग अपने झुंड में जाते हैं, खाना उनको मिलता है, खाते हैं, जाते आते हैं। मगर उनका जो जंगल है वो इतने फ्रैगमेंट हो चुका है कहीं कहीं। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल की नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स देख लेंगे, जैसे दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी वाली एरिया में, वहां लगभग जंगल, हाथी का जंगल तो करीब 2500 स्क्वायर किलोमीटर ही है, मगर उसमें हाथी का संख्या 500 है। और ये भी जंगल टुकड़े टुकड़े में है, और उनको जाना तो चाय की बगीचों में बीच में जाना है, और खेत के बीच में जाना है। हाथी तो काफी चलता भी है, मतलब दिन भर में चलता है वो, 10 से 15 किलोमीटर चलता है। बड़े जानवर जब झुंड में रहते हैं, उनको खाना एक ही जंगल में नहीं मिलेगा। उनको मतलब वो एक दिन में 16-17 घंटा खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए ढूंढते हैं। तो अब उनको एक जंगल से दूसरे जंगल जाना है, तो उनको रास्ता में अगर जंगल नहीं है, जंगल छोटा जंगल हो गया, तो उनको बीच में ऐसे ऐसे जगह हैं, जैसे चाय के बगीचे हैं या आबादी हैं, उनके थ्रू जाना पड़ता है उनको। उस समय अगर लोग उसको जाने के लिए शांति से जगह छोड़ देते हैं और वो चला जाता है, वो उसमें नुकसान नहीं होता। बट वहां लोग इसको पीछा करेंगे, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो भी परेशानी में थोड़ा, और चारों तरफ लोग घेर लेते हैं हाथियों की झुंड में, तो वो जब भागेंगे इधर उधर तो थोड़ा बहुत ये इसमें नुकसान हो ही जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे याद भी है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो तमिलनाडु सरकार है उससे कहा भी था कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, उनके बीच जो जंगल हैं, उनमें हाथियों के गुजरने वाले रास्ते में जो भी रिजॉर्ट पड़ रहे हैं या होटल पड़ रहे हैं, उनको बंद करने चाहिए। सही है। और 2020 में भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक राइट टू पैसेज मिलना चाहिए हाथियों को, ताकि वो गुजर सकें। तो क्या आपको लगता है कि कुछ वहां की स्थिति में सुधार हुआ है? देखिए, अभी वैज्ञानिक लोगों ने और कंजर्वेशनिस्ट लोगों ने कि हाथियों का जो कॉरिडोर्स है, राइट टू पैसेज वाला, वो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट किया ऑल इंडिया लेवल पे, और ऐसे बहुत जगह पे कॉरिडोर्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उन्होंने बताया वो सही है, क्योंकि अगर हाथियों के जाने आने का कॉरिडोर में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे टूरिज्म की वजह से, या कुछ भी स्टेट्स या कुछ भी डालेंगे, तो फिर उनको आने जाने का कॉरिडोर में रुकावट आ जाएगा। फिर वो कैसे जाएंगे? उनको रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे आबादी के बीच में आएंगे या खेतों के थ्रू उनको जाना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए कॉरिडोर्स को हम लोगों को सेफ करना पड़ेगा, और वो कॉरिडोर को मेंटेन भी करना पड़ेगा। देखिए, कॉरिडोर स्ट्रक्चर एक होता है, फंक्शन एक होता है। खाली दिखाने में कॉरिडोर है, बट वो एनिमल जब तक यूज नहीं करेगा, यूज करने के लिए उसको उसका सारा मैनेजमेंट हम करके रखना चाहिए, ताकि मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि हाथी उसमें, और हैबिटेट को भी थोड़ा बहुत हमको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि एनिमल्स उसमें कॉरिडोर, हाथी के साथ बहुत सारे जानवर भी उसको यूज कर सकते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो कॉरिडोर्स बहुत जरूरी है। अगर हम कॉरिडोर्स को इंश्योर करें, क्योंकि अभी ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे एरिया हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो गया है, तो कॉरिडोर्स एक ही हैं जो जिसमें हम लोग
ये जानवरों को मूवमेंट को हम सेफ किया जा सकता है। जी, तो सर अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कि सरकार किस तरह के प्रोग्राम्स चला रही है, किस तरह के प्रोजेक्ट चला रही है, लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो पा रही है। अभी गए और अभी आए। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बीच आपको कहानी देखनी चाहिए असम के मानस नेशनल पार्क की। एक समय यहाँ पर करीब 100 गैंडे थे, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो गए। कुछ का शिकार हो गया, कुछ संघर्ष में मारे गए। यहाँ के और भी जीव जंतुओं पर संकट मंडराने लगा और 1992 में मानस खतरे में आने वाली विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में आ गया। लेकिन 2008 में जब काजीरंगा से यहाँ एक सींग वाला गेंडा लाया गया तो यहाँ आसपास के गांव के करीब 500 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। जानते हैं क्यों? उसका स्वागत करने के लिए, क्योंकि यहाँ गेंडे के गोबर को शुभ माना जाता है और यहाँ रेस्क्यू करके गेंडों के अनाथ बच्चों, बारहसिंगा, भालू और हाथियों को समय समय पर लाया जाता रहा। इन्हें यहाँ के लोगों ने बचाना शुरू किया और फिर साल 2011 में वो दिन भी आया जब यूनेस्को ने मानस नेशनल पार्क को खतरे में आने वाली विश्व धरोहरों की लिस्ट से हटा दिया। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर एस सत्यकुमार, जिनसे हम ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर आपसे अब सवाल ये है कि कई तरह के प्रोग्राम सरकार चला रही है, जैसे एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी सरकार ने, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ करके, और उसमें सरकार ने कई तरह के सुझाव दिए थे और कई तरह के उसमें प्रावधान थे कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाए। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो, उसके तहत अगर किसी की फसल बर्बाद होती है तो उसका हर्जा खर्चा दिया जाए, या बीमा राहत देने की बात है, उसमें कोई अनहैपनिंग हो जाए तो 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने जैसी योजनाएं हैं। क्या इन सब का कोई पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है? कुछ एग्जाम्पल अगर बताएं जहां एक बड़ा चेंज दिखाई दिया हो इन सब के जरिए। बिल्कुल, भारत सरकार और राज्य सरकार, बहुत सारे शोध संस्थाएं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग इस पे मिलके काम कर रहे हैं ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से जो नुकसान हो रहा है उसको जितना से कम करा जाए, इसके लिए कोशिश जारी है। जैसे कि आपने बताया था, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें बहुत सारे जो किसान भाई लोग जिसका नुकसान हो जाता है उसका तुरंत उसका एस्टिमेट करके वो लॉस को हम गवर्नमेंट ने उनको कॉम्पनसेशन किया करते हैं। आजकल कुछ स्टेट्स में स्टेट डिजास्टर फंड से भी नुकसान जो होता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू हुआ है, करते हैं। यस, और कुछ राज्यों में हर वन विभाग डिविजन्स में फंड बजट अलग रखा है कि मवेशियों से जो मर जाते हैं, लाइव स्टॉक मांसाहारी जानवर के अटैक से, उसको तुरंत उनको कॉम्पनसेशन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जानवरों टाइप का अलग अलग रेट्स है, उसका वो लोग वो एप्लीकेशन जमा कर दें और उनको कॉम्पनसेशन पेमेंट हो जाता है। जो इंसान को दुर्भाग्यवश हमला हो जाता है उनको भी मेडिकल एक्सपेंडिचर, उस सब लोग हॉस्पिटल चार्जेस, मेडिसिन, ये भी उनको रीइंबर्समेंट हो जाता है। दुर्भाग्यवश किसी का डेथ हो जाता है, उस जो परिवार जो है उनके लिए भी लोग वो कुछ रिलीफ अमाउंट प्लस उनका लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए जो भी मदद है वो सरकार करते हैं। आपको मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स यहाँ दूंगा। हाथी की जो मनुष्य का हमला में वो हमला होने से इंजुरीज हुआ है या मृत्यु हुआ है, उसकी वजह से आप देखेंगे तो भारत सरकार ने 2009 से 2019 तक का 10-11 साल में 10,900 लाख से ज्यादा पैसे एक्सग्रेशिया अमाउंट ह्यूमन डेथ और इंजरीज के लिए दिया है, और लगभग 40,000 लाख रुपए जो फसल के लिए नुकसान हुआ है या प्रॉपर्टी के लिए डैमेज हुआ है, 16 राज्यों में ये 10-11 सालों में पैसे दिए हैं। तो ये एक तरफ चलता रहता है।
कि अच्छा, दूसरा आपने जो पंचायत की वाली बात है तो मैं वो बता देता हूँ। आजकल हर विभाग डिवीजन में एक रेंज लेवल में रैपिड रिस्पांस टीम बनाया जा रहा है वन विभाग कर्मियों का, जिनको सब साधन ट्रेनिंग सब दिया हुआ है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको रोकने का और कम करने का, अगर जानवर कहीं आबादी के बीच में आएगा उसको सुरक्षित निकाल के लोगों के ऊपर ना नुकसान हो जाए, जानवर को नुकसान नहीं हो, उसका हटाने के लिए वो सब काम करते हैं। गांव में भी आजकल हम लोग विलेज रिस्पांस टीम्स कुछ युवा लोगों को ट्रेनिंग दे के रखते हैं, जो वहीं लोकल लोग भी कोई लोकल में जो भी कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है वो तुरंत वन विभाग को संपर्क करके बता देंगे और गांव वालों को बचा लेंगे और जानवर को भी सेफली जगह पर रखेंगे ताकि कोई घटनाएं वहां ऐसा ना हो जाए। तो विलेज रिस्पांस टीम, रैपिड रिस्पांस टीम, ये दोनों मिलके ये सारे अभी चल रहा है। शोध से तरफ से देखा तो आजकल हम लोग GIS, रिमोट सेंसिंग और कॉन्फ्लिक्ट डेटा को इस्तेमाल करके रिस्क मॉडल बनाते हैं, रिस्क मैप बनाते हैं, ताकि DFO लोग जो वहां पे हैं उनको पता लगेगा कि किस किस क्षेत्र में रेड है, मतलब हाई कॉन्फ्लिक्ट होने का संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। वहां वो लोग अपने टीम को हमेशा क्या बोलते हैं तैयार स्थिति पे रखते हैं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट का मॉनिटर करना जरूरी होता है। लेकिन एक सर यहाँ पे समस्या ये भी देखने को मिलती है, अक्सर मैंने पढ़ा है, जो समझा है कि चूंकि इनका पैसेज का तो कुछ पता नहीं है, जानवर कहाँ से कहाँ जाएंगे, दूसरे राज्यों में अगर वो पहुंच जाते हैं तो उनके ट्रैक में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एक राज्य किसी तरह से मैनेज कर रहा है, अगला राज्य किसी तरह से मैनेज कर रहा है। यस, आजकल ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आप देखेंगे एक राष्ट्रीय स्तर लेवल पे नेशनल एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, और अभी इसी 2 महीने पहले अक्टूबर में रिलीज हुआ था ये। इसमें यही आप बात करना, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ताकि कुछ राज्यों में हाथी का मूवमेंट 2-3 राज्यों में होगा तो हाउ इंटरस्टेट कोऑपरेशन से तीनों राज्यों में मिलके इसको प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए, मैनेज किया जाए, इसके लिए आजकल योजनाएं हैं, प्लानिंग है और अवेयरनेस भी है, और मैनेजमेंट प्लान भी आजकल लैंडस्केप लेवल में बनता है। अच्छा, मोटा मोटी एक तरह से और समझना चाहेंगे सर कि जो ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रोकने के लिए अभी और किस तरह के इनिशिएटिव्स जो आप देख रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल पर देख रहे हैं, जो अभी भारत में नहीं है, टेक्निकली चाहिए हैं या पॉलिसीज लेवल पर चाहिए हैं, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो को एग्जिस्टेंस में तब्दील हो सके? आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसे कि रियल टाइम डेटा, कि कोई जानवर गांव की तरफ जा रहा है या रेलवे पटरी की तरफ चल रहे हैं एक झुंड का हाथी, या कहीं वो प्रॉब्लम जानवर हमारे शहर की तरफ या टाउन की तरफ आना, ये सब हमको रियल टाइम डेटा चाहिए। इसलिए आजकल आप देखेंगे तो हम लोग GPS, GIS इस्तेमाल करते हैं, रिस्क मॉडल्स यूज करते हैं, कुछ प्रॉब्लम जानवर के ऊपर रेडियो कॉलर करते हैं, ताकि उसका एटलीस्ट जैसे नर वाला हाथी, दांत वाला हाथी का मूवमेंट अकेला जाता है तो उसका मूवमेंट वगैरह पता चलता है। कुछ गुलदारों को भी हम लोग रेडियो कॉलर किया है, ताकि उन पता चले कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे जाते आते हैं। तो इनका बायोलॉजी, इकोलॉजी समझने के लिए भी शोध चल रहा है और उसका इंफॉर्मेशन हमको पता चल रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करने के लिए R&D चला हुआ है, ताकि जब भी जानवर हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं तो जैसे वो कुछ एरिया क्रॉस करेंगे, हमको अलार्म पहले हमको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो हम गांव की तरफ उसको कवर कर देंगे, और जो भी हमको पेट्रोलिंग करना है या उनको रोकना है उसके लिए आजकल रियल टाइम डेटा के लिए आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आजकल बल्क SMS का, कम्युनिटी रेडियो का, FM रेडियो का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे। जैसे भी कोई भी हाथी कहीं जीतता है तो वो बल्क SMS चला जाएगा, पूरे उस क्षेत्र गांव वासियों को मिल जाता कि एक हाथी का मूवमेंट इधर को है, सब लोग सावधान रहिएगा और अपना बचाव कार्य के लिए तैयार रहना है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करके रियल टाइम डेटा, ये सबसे जरूरी है कि कोई जानवर अगर हमारी तरफ गांव की तरफ आ रहा है तो उसको हम अगर पहले पता चल जाता है, दिन या वो रात हो, हमको थोड़ा उसका रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलने से उसको रोकने की
हम कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, एक सर एक चीज और, अभी कैग की रिपोर्ट आई थी, हाल ही में आई है, कुछ ही दिन हुए हैं, और उसमें बताया गया है कि 2016 से लेकर 19 के बीच में जो रेल की पटरियां हैं, वन विभाग ने बताया रेल की पटरियों पर 61 हाथियों की मौत हो गई है करीब इन 3 सालों के भीतर। तो सरकारें एक तरफ प्रयास कर रही हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पटरियों को सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं, और लगातार वन्य जीवों की मौत हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, इसमें भी जैसे मैंने अभी भी बताया, इसका यह रियल टाइम डेटा का ही है। तो आजकल क्या करें हम लोग, सेंसर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का रिसर्च R&D चल रहा है। रेलवे पटरी की दोनों तरफ 2-3 लेयर्स पे, दूर पे 10 मीटर में, 25 मीटर में, 50 मीटर में कुछ ऑप्टिक फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो जमीन में रहेगा, जमीन के अंदर, और जब एनिमल मूवमेंट होता है वो सिग्नल रिकॉर्ड, वो सेंसर है वो पिकअप करके जल्दी से जल्दी स्टेशन मास्टर को या इंजन ड्राइवर को या वन विभाग को, इंडियन रेलवेज को पता होने का अभी हम लोग अभी शुरू किया R&D। इसमें क्या होगा कि मतलब अभी जमीन पर उतरी नहीं है अभी ये पूरी प्रक्रिया, ये अभी तो टेस्टिंग चल रहा है इसका। अगर हमारा पूरा उम्मीद है कि अगर ये हो जाएगा, वो अभी क्या हो रहा है फिलहाल, वन विभाग कर्मी लोग ही इसको गश्त करते हैं, और जो हाथी का झुंड रेलवे पटरी के आसपास दिखाई देता है वो नियरेस्ट रेलवे को कवर कर देते हैं ताकि इंजन ड्राइवर तक मैसेज पहुंच जाता है। मगर मैं दिन की बात है, दिन के टाइम में पेट्रोलिंग होता है तो वो बता देते हैं, बट रात को एनिमल मूवमेंट हो जाता है तो फिर उसमें दिक्कत होता है। तो आजकल हम लोग ये भी प्लान करते हैं कि जैसे रेलवे लाइंस हैं, रोड्स हैं, जो हैबिटेट्स को डिवाइड करता है और एनिमल मूवमेंट अक्रॉस है, उसके लिए हम लोग आजकल अंडरपास और ओवरपास की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, सबसे लंबे एक फ्लाईओवर सिर्फ गाड़ियों के लिए लगाया था, और नीचे फ्लाईओवर के नीचे जंगली जानवर सब आपने चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं एलिवेटेड रोड, इसको अंडरपास। तो देखिए, जानवर ना बहुत समझदार लोग जंतु होते हैं, वो भी सीख लेते हैं कि ये सेफ्टी कहाँ है, सेफ्टी नहीं कहाँ है। तो जो उनको जब पता चलेगा कि ट्रैफिक नहीं है और वो साउंड प्रूफ है और लाइट प्रूफ सब बना दिया उन्होंने, ऊपर गाड़ी चलते रहेंगे, जानवर नीचे की तरफ अपना क्रॉसिंग करते रहते हैं, इसमें एक्सीडेंट्स भी नहीं होता और जंगली जानवर अपना मूवमेंट आराम से करते हैं। आजकल इवन अभी रिसेंटली जो देहरादून की जो हाईवे की बात अभी कर रहे हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंदर जो रोड है उसको छोड़ के एक एलिवेटेड रोड, इंडिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ रोड बनने वाला है देहरादून के लिए, वो भी एलिवेटेड रोड होगा। तो नीचे हाथी, टाइगर, सब जानवर मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा और ट्रैवल टाइम भी इसमें कम हो जाएंगे। तो ऐसे डेवलपमेंट हमको कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट को साथ साथ लेके चलना होगा, और जहां जहां हमको ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए हमको मैनेजमेंट करना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से हम मिटिगेशन प्लानिंग को पहले ही हम इंक्लूड कर लेंगे, तो ये सारे नुकसान हमको नहीं होगा। अच्छा, लोगों को सर समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि लोगों को ये चीज समझ आ जाए कि हाँ हमें इनके साथ सामंजस्य बैठाकर चलना है, कोएग्जिस्टेंस रखना है? देखिए, ये मुश्किल काम है, बिकॉज जिस किसान को नुकसान हो गया और उसका साल भर का मेहनत और कमाई चला जाता है, उसको जाके अगर हम बोलेंगे वो उसका जंगली जानवर के ऊपर जो नाराजगी उस वक्त होगा वो बहुत ज्यादा होता है, और किसी के ऊपर हमला हो जाता है या किसी परिवार में किसी का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, उस समय तो हम कोइंसिडेंस की बात करने से बहुत मुश्किल हो जाता है, खून सवार रहता है लोगों के साथ। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटना होने के बाद भाग दौड़ के उनके साथ बात करने के बजाय हम हमेशा ये जो डायलॉग जो है, वनकर्मी लोग, बाकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ये लोग, हम कंजर्वेशन एजेंसीज, ये लोग बातचीत में डायलॉग में रहते हैं और एक मिलजुल के रहेंगे। और इस प्रॉब्लम जो है सिर्फ वन विभाग का नहीं है या किसी राज्य या केंद्रीय सरकार का नहीं है, ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, मनुष्य और वन्य जीव का जो टकराव है, ये सब हमारा सबका है। तो अगर जिस दिन हम लोग इसको समझ लेंगे और अपना मान लेंगे, फिर हम लोग उसको रोकने के लिए और उसको कम करने के लिए सब कदम उठाएंगे। इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे आज भी लोग गलतियां करते हैं, अकेले जंगल में चले जाते हैं,
जिस बालू के जंगल में अकेले चले जाते हैं। कहीं कहीं तो आप देखिए गांव में जो टॉयलेट्स नहीं तो लोग बाहर जंगल में ओपन टॉयलेट के लिए जाते हैं, जिस समय सुबह सुबह या शाम को, रात को, जिसमें हमला हो जाता है, क्योंकि एक आदमी या बच्चा जो बाहर बैठा हुआ है जंगल के आसपास, वो कोई गुलदार के लिए वो एक आहार टाइप की समझ में आ जाता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो जाता है। और बहुत सारे गांव में हमारे किनारे किनारे घर में जो आए वहाँ बिजली लाइटिंग चाहिए, झाड़ी साफ करके रखना चाहिए, और लोग जंगल में जब भी जाते हैं कट्टे जाना चाहिए। मवेशियों को अच्छी जगह पे रखना है, जिसमें उनको रात का रहने का जगह, अच्छा खिड़की, मजबूत दरवाजे सब रखना चाहिए। और गांव भी अपने तरफ से गश्त कर सकते हैं, युवा लोग रात को 1-2 बार गश्त किया। और आजकल काफी टेक्नोलॉजी भी आए हैं, ऑटोमेटिक साउंड एंड लाइट अलार्म है जो आजकल हम यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज सामने आ जाएगा, वो अलार्म देता है और जानवर भाग जाता है। बट जानवर सीखते रहते हैं, हम भी जगह बदलना पड़ेगा। तो इसमें क्या मैं कहना चाहता हूँ कि इस सबका इसमें भागीदारी होना चाहिए। सब लोग इस समस्या को अपना मानना चाहिए, और सब लोग मिलके इसको वन विभाग और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ मिलके काम करके इसको कम किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ बातचीत की और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बड़े तफसील से आपने सब बात समझाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। हमारा भी उम्मीद यही है कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस का हमारे देश में कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए और बाकी दुनिया में भी होना चाहिए, फिर हमारा कंजर्वेशन का गोल्स हम अचीव कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कान होते हैं ना, कान सर के दोनों तरफ, ये आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। और भाई ये जो ऑडियो की दुनिया है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी हुई है, अलबेली जानकारियाँ हैं। इसलिए मैं अब सिर्फ पॉडकास्ट ही सुनता हूँ। आज तक रेडियो पर न्यूज़ भी मिल जाती है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता रहता है, और एंटरटेनमेंट भी होता है। बिल्कुल अपने जैसे बंदे बात करते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं। और क्या चाहिए भाई, गूगल करो aajtak.in/radio। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।